साल 1970 अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह से वहां के पत्थर लेकर आते हैं। अब उसके एनालिसिस के दौरान ये पता चलता है कि इन सैंपल्स में सभी एक्सटर्नल पत्थर वहां पे करीब 3.8 बिलियन साल पहले किसी एस्ट्रॉइड या फिर कॉमेट के रूप में टकराए थे, जो कि हमारे चांद के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पर यह एक्साइटमेंट खौफ में तब बदली जब मंगल ग्रह के क्रेटर्स को एनालाइज करने पर वहां पे भी यही सेम चीज पता चला कि मार्शियन सरफेस पे भी करीब 3.8 बिलियन साल पहले ढेर सारे एस्ट्रॉइड किसी बॉम्ब की तरह उसकी सतह पे बरसे थे। और यहां तक कि मर्क्यूरी की इमेजरी एनालिसिस में भी जो क्रेटर्स खोजे गए थे वो उन्हीं एस्ट्रॉइड से बने थे जो मर्क्यूरी से 3.8 बिलियन साल पहले टकराए थे। अब यही सेम फिनोमेना अर्थ और वीनस पे भी देखा जाता है, जो कि काफी ऑड है क्योंकि उस वक्त इन सभी ऑब्जेक्ट्स को बने कुछ ही मिलियन साल हुए थे, मगर सेम टाइम पीरियड में इन सभी इनर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स पे इस तरह के मिसाइल एस्ट्रॉइड्स का गिरना ये संकेत है कि उस दौर में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरे सौरमंडल पे कॉस्मिक वॉर जैसे परिणाम देखे गए थे। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर वो कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसके युद्ध का बैटल ग्राउंड हमारा सोलर सिस्टम बना था? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इस एस्ट्रॉइड बॉम्बिंग के पीछे की वजह आखिर थी क्या? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अब दोस्तों, अर्ली सोलर सिस्टम के जितने भी ट्रेडिशनल मॉडल्स को उठाया जाए, फॉर एग्जांपल मिनिमम मास सोलर नेबुला मॉडल या फिर ऐसा ही कोई ट्रस्टेड मॉडल, उसमें एक चीज का हमें जिक्र काफी एविडेंट दिखता है और वो ये है कि इन मॉडल्स के अकॉर्डिंग सोलर प्लैनेट्स के सारे गैस और डस्ट प्लैनेट्स सेम ग्रोथ मॉडल को फॉलो करते हैं। इस मॉडल के हिसाब से जितने भी सोलर सिस्टम्स के आउटर प्लैनेट्स थे, इनका टेम्परेचर सूरज से इनकी अत्यधिक दूरी की वजह से काफी कम रहता था, जिस वजह से इनके आसपास लाइट गैसियस मॉलिक्यूल्स जैसे कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड काफी तेजी से कंडेंसेट होने लगते थे। और अर्ली सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट्स चूंकि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा गैस को एक्यूमुलेट करते जा रहे थे, इस वजह से इनका मास और साइज भी बढ़ता जा रहा था, जिससे इवेंचुअली इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई और ये प्लैनेट्स समय के साथ साथ और ज्यादा मैसिव होते गए। जैसे कि जुपिटर को ही ले लेते हैं। जुपिटर इनर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सूरज से सबसे ज्यादा दूर है, जिस वजह से सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइटर एलिमेंट्स को इसी ने अपने आसपास एक्यूमुलेट करना शुरू किया। पर फिर जब बाद में और भी कई सारे प्लैनेट्स जुपिटर से भी ज्यादा दूर फॉर्म होने लगे ना, तो जुपिटर की मास इंक्रीमेंट स्पीड कम हो गई, क्योंकि उनकी फॉर्मेशन की वजह से सोलर नेबुला, वही नेबुला जिससे निकलने वाले गैस और डस्ट से हमारा सोलर सिस्टम बना था, उसका रिमेनिंग मैटर प्रोडक्ट एग्जॉस्ट होने लगा और एक टाइम के बाद सभी प्लैनेट्स की ग्रोथ रुक गई और सबका साइज नेग्लिजिबल चेंज की स्टेज पर आ गया और हमारा जुपिटर एक फेल्ड स्टार बनकर रह गया। अब इसी के अपोजिट जो प्लैनेट सूरज के पास मौजूद थे, वहां ये मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन उतने बड़े स्केल में उतनी जल्दी नहीं हो पाई, जिस वजह से जो प्लैनेट हमारे सूरज के जितना करीब रहा ना, वो उतना ही ज्यादा सॉलिड, रॉकी और साइज में छोटा बना रहा। और जैसे जैसे प्लैनेट्स की सूरज से डिस्टेंस बढ़ती गई, उनका साइज भी बढ़ता ही गया अप टू जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के बाद सारे प्लैनेट्स का साइज कम होता गया, क्योंकि वो सोलर नेबुला के बचे हुए मटेरियल से अपनी फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहे थे। अब ये मॉडल ना नियरली इररिफ्यूटेबल है जब तक कि इस इक्वेशन में हम मार्स को नहीं रख देते। अब अगर हम नासा के ऑफिशियल फिगर्स को देखें ना, तो जुपिटर के बाद सभी प्लैनेट्स की रेडियस में कंसेक्यूटिव डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। वहीं पर मर्क्यूरी से जुपिटर तक सभी प्लैनेट्स में कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, सिवाय मंगल ग्रह के, क्योंकि मंगल ग्रह ना सिर्फ अर्थ बल्कि वीनस से भी छोटा है। एंड दिस वाज वन ऑफ मैनी एनोमलीज। पर मैनी क्यों? वेल, इसीलिए क्योंकि जब मंगल ग्रह के फिजिकल फीचर को स्टडी किया जा रहा था, तब ये पता चला कि आज से करीब 3.9 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह के साथ साथ पूरे इनर सोलर सिस्टम में ढेर सारे एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी, जिस फिनोमेना को द लेट हेवी बम्बार्डमेंट भी कहा जाता है। और उस वजह से इन सभी प्लैनेट्स और मून्स के सतह पे इतने एस्ट्रॉइड्स गिरे कि उससे बनने वाले क्रेटर्स आज भी इन ग्रहों की सतह पर देखा जाता है। और ये बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट के इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन में बीते बिलियंस ऑफ ईयर से आज तक कोई खासा बदलाव आया ही नहीं है, जिसका मतलब अगर ऐसा रेगुलर फैक्टर्स की वजह से होता तो इस पैटर्न को रिपीट भी करना चाहिए था।
जो कि इसके बाद नहीं हुआ। तो आखिर आज से 3.9 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे सौर मंडल का भविष्य और नक्शा ही बदल दिया? इसी जद्दोजहद ने वैज्ञानिकों को कई रास्ते खोजने के लिए प्रेरित किया, मगर फिर एक दिन जब नासा के वैज्ञानिक जॉन चेम्बर्स और जैक जे लिजॉर्ड सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी ऑर्बिट्स को क्लोजली देख रहे थे ना, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि यार जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट्स के बीच में इतना ज्यादा गैप क्यों है कि मार्स और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच एक फुल्ली फ्लेज्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट विद ऑर्बिट फिट हो सकता है। अब इसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में यहाँ पे सच में कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करता था जो अब गायब हो चुका है, और इसे पता करने का सिर्फ एक ही तरीका था, कंप्यूटर सिमुलेशंस में अर्ली प्लैनेटरी फॉर्मेशन के डेटा का एग्जीक्यूशन करके। बस यहाँ पर फर्क इतना था कि इस बार 4 की जगह 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट डाले गए थे, जिनमें से 5वां ग्रह मार्स और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच सेमी मेजर एक्सिस पे सूर्य से करीब 1.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर इंसर्ट किया गया, और उसकी फंक्शनिंग सही तरह से चले इसके लिए ट्रायल एंड रन से वेरियस पैरामीटर्स को फाइनलाइज किया गया। अब अगर उन सिमुलेशंस में हमारा सोलर सिस्टम करंट स्टेट को मैच कर जाता उन सभी इंसिडेंट्स के साथ जिनको इस मिसिंग पीस से सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही थी, देन प्लैनेट 5 की एग्जिस्टेंस कंफर्म मानी जा सकती थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो वेल ये भी फेल्ड हाइपोथेसिस की लिस्ट का हिस्सा बन जाता। अब अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करते हुए फाइनली जॉन और जैक एक ऐसे मॉडल में पहुंच गए जिसमें 5 इनर प्लैनेट्स बाकी के सोलर सिस्टम के साथ को एग्जिस्ट कर पा रहा था, और उस 5वें प्लैनेट का नाम रखा गया प्लैनेट वी। करीब 0.25 मार्स मास का ये प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम के साथ परफेक्टली अलाइन कर रहा था, क्योंकि इससे कम या इससे ज्यादा मास डिटरमाइन करने पर हमें सोलर सिस्टम का प्रेजेंट वैसा नहीं दिख रहा था जैसा कि होना चाहिए था। पर यहाँ भी एक दिक्कत थी, और वो ये थी कि ये प्लैनेट कुछ साल तो सही से रिवॉल्व कर रहा था, मगर कुछ मिलियन साल बाद इसका ऑर्बिट अनस्टेबल होके इसे या तो डिस्ट्रक्शन की राह पर ले जा रहा था या फिर इसे सोलर सिस्टम से ही बाहर फेंक दे रहा था, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है मरकरी से लेके मार्स तक के इन चारों इनर प्लैनेट्स को। अब इकारस जर्नल में साल 2007 में चेम्बर्स ने कंडक्ट किए गए 96 सिमुलेशंस के रिजल्ट पब्लिश किए, और एक चीज उन सभी सिमुलेशन में कॉमन थी कि ओवर द पीरियड ऑफ 600 मिलियन ईयर्स सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स की ग्रेविटी इस 5th प्लैनेट के ऑर्बिट को डिस्टॉर्ट करने लगी थी। नाउ आफ्टर ऑल ये प्लैनेट इतना हल्का था कि इसकी ग्रेविटेशनल इंपैक्ट को कट करके इसे बाहर की तरफ धकेलना इनर प्लैनेट्स की फिजिक्स के लिए इनएविटेबल था, और यही कारण था कि इनर प्लैनेट्स के फोर्स की वजह से अगले मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये प्लैनेट लगातार सूरज से दूर जाते हुए दिखता रहा, एंड एज ए रिजल्ट इसका ऑर्बिट पहले से ज्यादा एक्सेंट्रिक बनता गया। अब एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि प्लैनेट का ऑर्बिट कितना ज्यादा फ्लैट है। फॉर एग्जांपल, जिस प्लैनेट का ऑर्बिट जितना सर्कुलर होगा ना, वो उतना कम एक्सेंट्रिक होगा, और जिसकी ऑर्बिट जितना ज्यादा फ्लैट होगा वो उतना ज्यादा एक्सेंट्रिक होगा। और एक्सेंट्रिसिटी किसी प्लैनेट की ऑर्बिटल स्टेबिलिटी में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि इसका सीधा मतलब होता है कि उस प्लैनेट का पाथ कितना ज्यादा फिक्सेटेड है और उसका फॉरेन एलिमेंट से कोलाइड होने का खतरा उतना कम है। अब अगर आप हमारे सोलर सिस्टम को भी देखेंगे ना, तो यहाँ भी मरकरी को छोड़कर सारे प्लैनेट्स की एक्सेंट्रिसिटी 0.1 से भी कम है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। बट अनलाइक दिस, प्लैनेट वी के सिमुलेशंस में ये पाया गया कि मंगल ग्रह और बाकी के इनर प्लैनेट्स उसे एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरफ धकेलने लगे थे, जिस वजह से उसका ऑर्बिट बहुत ज्यादा एक्सेंट्रिक और अनस्टेबल होने लगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इनस्टेबिलिटी का शिकार होने के बाद इवेंचुअली 600 मिलियन साल बाद वो प्लैनेट और नहीं झेल सका, और सभी सिमुलेशन में आज से 3.8 बिलियन साल पहले प्लैनेट वी एक अनफॉर्चुनेट डिस्ट्रक्शन की चपेट में आता हुआ दिखा, जिसके 3 मेजर पॉसिबिलिटीज सिमुलेशंस में सामने आई। पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से प्लैनेट वी इवेंचुअली सूरज से दूर होते होते सीधा एस्ट्रॉयड बेल्ट में एंटर कर गया होगा, जिस वजह से उसके एंटर होते ही एस्ट्रॉयड बेल्ट के काफी सारे एस्ट्रॉइड्स सीधा इनर सोलर सिस्टम की तरफ आने लगे होंगे, जिससे आज से करीब 3.8 बिलियन साल पहले सारे मेजर प्लैनेट्स और मून्स पे एस्ट्रॉइड्स की बारिश होने लगी थी, जिनके सबूत हमें आज भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स पे कॉमन टाइम पीरियड क्रिएटर्स के रूप में दिखते हैं। एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड पे जब इस 5th प्लैनेट ने
एस्ट्रॉइड बेल्ट के स्ट्रक्चर को एंटर करके डिस्टर्ब किया था। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट को डिस्टर्ब करने के बाद उस प्लैनेट का ऑर्बिट डिस्टॉर्ट हो गया होगा और सोलर सिस्टम से बाहर उसने किसी रोग प्लैनेट का रूप ले लिया होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी पहले वाले से ही सिमिलर थी। प्लैनेट वी एस्ट्रॉइड बेल्ट में घुसा, ढेर सारे एस्ट्रॉइड को इनर सोलर सिस्टम में भेज के लेट हेवी बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। बस इस बार ये प्लैनेट सोलर सिस्टम को एस्केप करने के बजाय धीरे धीरे सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल की तरफ इंक्लाइन होने लगा और इवेंचुअली सूरज में गिरकर समा गया। ये दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ सॉल्व कर रही थी, पर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग वापस से उसी पोजीशन पे आए जा रहे थे जहां पर ये शुरू हुआ था, क्योंकि मंगल ग्रह के क्रिएशन मॉडल्स को डिफाई करके कम साइज को रिटेन करने की मिस्ट्री तो अभी भी अनसॉल्व्ड ही बनी रही। लेकिन फिर हमारे चैप्टर में आता है तीसरी पॉसिबिलिटी, जो इस मुद्दे को बाकी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए काफी इजीली सुलझा देती है। देखो, सिमुलेशन में कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जब ये प्लैनेट एस्ट्रॉइड बेल्ट में एस्केप ना करके क्लोजेस्ट इनर प्लैनेट यानी कि मार्स से टकरा गया होगा, एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 3.8 बिलियन साल पहले मार्स सारे सोलर मॉडल्स को फॉलो करते हुए प्रोबेबली पृथ्वी से भी साइज में बड़ा हुआ करता था, मगर तभी ऑर्बिटल इनस्टेबिलिटी की वजह से प्लैनेट वी सीधे मंगल ग्रह पे आकर टकरा गया, जिससे मंगल ग्रह का काफी हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और कोलिजन डिब्रीज एज यूजुअल टकराव के बाद इनर सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों में आकर गिर जाते हैं, जिनसे हमें वो क्रिएटर्स मिले जो लेट हेवी बम्बार्डमेंट के कारण क्रिएट हुए थे। हालांकि अगर इतना बड़ा कोलिजन मंगल ग्रह जैसे इनएक्टिव प्लैनेट पे इतने वक्त पहले हुआ था, तो इसका कोई ना कोई सबूत तो हमें किसी डीप क्रेटर के रूप में मिलना चाहिए था। अपेरेंटली जब वैज्ञानिक इस इक्वेशन में फिट बैठने के लिए मार्स के मैसिव क्रेटर्स को स्टडी कर रहे थे ना, तो उनका ध्यान गया मंगल ग्रह की बोरियालिस बेसिन पे, जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी क्रिएट हो सकती है। बट अगर इसके पीछे कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था तो वो किसी प्लैनेटरी साइज्ड एस्ट्रॉइड के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। एंड सिंस ये बेसिन मार्स का ऑलमोस्ट 40% एरिया कवर करती है, तो रिसर्चर्स हेवीली बिलीव करते हैं कि ये बेसिन भी उस प्लैनेट के टकराव की वजह से ही बनी होगी, making this a perfect hypothesis to solve everything mysterious about early solar system। वैसे जिस एस्ट्रॉइड से धरती पे पानी आया था, वो एस्ट्रॉइड भी आज से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले इसी बम्बार्डमेंट के समय पृथ्वी पर गिरा था, जिसका मतलब इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि उस प्लैनेट में वाटर रिजर्व्स मौजूद रहे होंगे एंड प्रोबेबली लाइफ भी वहां पर मौजूद होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उस ग्रह पर कोई एलियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट किया करती थी, जो या तो प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन के दौरान खत्म हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए कहीं पलायन कर लिया हो? इस पर आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर सहारा के रेगिस्तान में या फिर अंटार्कटिका में, इन दोनों जगहों में से किस जगह पर इंसानों के लिए रहना ज्यादा कठिन होगा। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी जगह पर इंसानों का रहना ज्यादा कठिन होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं पता तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।